नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल नेट जेआरएफ एस्पिरेंट में। तो आज हम रिसर्च एप्टीट्यूड का MCQ का पार्ट 2 लाए हैं। जो पहली क्लास है उसमें 20 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए गए थे। आज हम दूसरा पार्ट जिसमें क्वेश्चन 21 से लेके 40 तक करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपका है, यहाँ पे 21 नंबर डालते हैं। अब ये 21 क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? दोहराए गए मापों की एक श्रृंखला का मानक विचलन एकल माप में संभावना त्रुटि के संभावित आकार का अनुमान लगाता है। क्वेश्चन को इतना टफ कर दिया है हल्का सा कि आप समझ नहीं पाएंगे। अब इस क्वेश्चन को आसान लैंग्वेज में समझते हैं। ध्यान से समझो क्या कह रहा है। किसी चीज़ को बार बार माप रहे हैं तो आप मान लिखते हैं, ठीक। स्टैंडर्ड डिविएशन क्या बताती है? एक माप में गलती कितनी हो सकती है। अब इसको और अच्छे से समझो आप क्या हो रहा है। अगर आप किसी एक चीज़ को बार बार मापते हो तो होता क्या है कि मापों में क्या होता है, फर्क आता है। जो आप मेजर कर रहे हो, किसी एक चीज़ को बार बार मेजर कर रहे हो, माप रहे हो, तो उसमें क्या होता है, उसमें फर्क आता है ना। एक बार इतना माप रहे हैं, एक बार थोड़ा सा एरर आ जाता है, तो वह गलती कितनी बड़ी हो सकती है, वही क्या करता है, यह स्टैंडर्ड डेविएशन के द्वारा पता चलता है। तो यह आपका स्टेटमेंट सही है, ठीक। अब आते हैं दूसरा स्टेटमेंट। पूर्वाग्रह क्या करता है? सभी मापों को समान रूप से प्रभावित करता है। पूर्वाग्रह मतलब कहने का सेंस बायस क्या होता है। अब ध्यान रखो, अब बायस क्या हो, अब इस चीज़ को कैसे समझा रहे हैं, बता रहे हैं आपको कैसे ये चीज़ समझिए। बायस क्या होता है? मान लीजिए आप अपने गांव से जिस भी शहर से रह रहे हैं, ठीक। आपको उससे के आप अपने गांव से या शहर से बहुत ज़्यादा अटैच हैं, ठीक। अब उससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन किया गया, तो आप क्या कर रहे हो, आप मान लीजिए बुरा बात भी आप क्या कर रहे हैं, अच्छी बात में तब्दील कर दे रहे हैं। तो आप क्या कर रहे हैं, बायस है। जो आप आंसर दे रहे हैं बुरे, मान लीजिए आपको वहाँ पे दिख रहा है कि बुराई नज़र आ रही है, वहाँ पे खराबी नज़र आ रही है, लेकिन फिर भी आप क्या कर रहे हैं, उस बात को अच्छे वे में बता रहे हैं। उसका आंसर क्या कर रहे हैं, अच्छा में दे रहे हैं। तो वही क्या होता है, बायसनेस कहलाता है। बायस क्या होता है, बहुत ज़्यादा बायस आप हो गए तो आपका परिणाम क्या हो जाएगा, प्रभावित हो जाएगा। तो पूर्वाग्रह जो होता है, बायस उसे कहते हैं। पूर्वाग्रह पहले से ही आप क्या करो, कुंठा सहित हो, आपके अंदर कुंठा पहले से ही भरा है। तो पूर्वाग्रह क्या करता है, सभी मापों को समान रूप से प्रभावित करता है और उन्हें एक ही दिशा में ढकेलता है। ये बात सही है। तो आपका स्टेटमेंट 1 और 2 जो होता है वो क्या है, आपका ट्रू है। ध्यान रखना, आपका इस बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड स्टेटमेंट सेकेंड इज ट्रू। तो पहला आपका स्टेटमेंट जो ऑप्शन है वो आपका ट्रू है, ठीक। अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर पे। अब ध्यान रखो, 22 नंबर क्वेश्चन क्या आप कह रहा है। 22 नंबर का क्वेश्चन ये कह रहा है, सर्वेक्षण अनुसंधान में बंद प्रश्न क्लोज एंडेड क्वेश्चन क्या होता है, उसके नुकसान की पहचान करें, डिसएडवांटेज, ठीक ना। तो क्लोज एंडेड आपको पिछली क्लास में भी बताया है जब PYQ करा रहे थे। क्लोज एंडेड क्या होता है, क्लोज एंडेड, ठीक। क्लोज एंडेड जो क्वेश्चन होता है, अब ध्यान रखो इसमें क्या होता है, ये समझ लीजिए क्लोज एंडेड मतलब बंद प्रश्न, आपके आंसर पे लिमिट लग गया। तो जैसे आप पेपर एग्जाम देते हो ऑब्जेक्टिव वाला क्वेश्चन, जिसमें सिर्फ वो क्या है, सर्कल भरना रहता है, सर्कल को आप फिल करो, आपका वही आंसर है, उससे अलग आप आंसर दे ही नहीं सकते हो। तो क्या बोल रहा है कि डिसएडवांटेज बताइए क्लोज एंडेड वो क्वेश्चन का। एक एग्जाम्पल दे देते हैं आपको, एग्जाम्पल आपको ये दे, आप यही समझो एग्जाम्पल क्लोज एंडेड क्या होता है। यहाँ पे ये देखो आपका क्या है, ये जो क्वेश्चन आपका है जो हम अभी जस्ट यू करा रहे हैं 22 नंबर का क्वेश्चन, ये भी क्या है, क्लोज एंडेड है। आप यहाँ पे अपने मन से कोई आंसर दे ही नहीं सकते, इसी को क्लोज एंडेड कहते हैं। जहाँ आपको विकल्प सेलेक्ट करना पड़े, आपको क्या करना रहता है, क्लोज एंडेड में आपको विकल्प सेलेक्ट करना है। आप यहाँ पे देखिए, पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन, चौथा ऑप्शन, इसके अलावा आप कोई ऑप्शन सेलेक्ट ही नहीं कर सकते, या आपने जो पांचवा ऑप्शन आप बना ही नहीं सकते। उसी को क्या कहते हैं, क्लोज एंडेड। आंसर पे आपके क्या लग गया, लिमिटेशन लग गया है, तो उसी को क्लोज एंडेड कहते हैं। अब यहाँ पे पूछा क्या है, डिसएडवांटेज पूछा है कि नुकसान क्या हो सकते हैं। तो ध्यान रखो, जबरन विकल्प वाले उत्तरों को संपूर्ण बनाना कठिन होता है। अब जो दूसरा ऑप्शन आपका कहता है, उत्तरदाता के उत्तरों में सहजता की हानि होती है, तो ये भी क्या होता है, नुकसान है, क्योंकि यहाँ पे लिमिटेशन आपके आंसर पे लग गया, तो वो नुकसान है। जबरन विकल्प वाले उत्तरों को क्या करता है, संपूर्ण बनाना कठिन है, ये भी आपका क्या है, नुकसान बता रहा है, ठीक। लेकिन ध्यान रखो, इन्हें प्रशासित करने में साक्षात्कारताओं को समय लगता है। जब विकल्प वाला ऑप्शन है, आप उसे क्या करेंगे, जल्दी से क्या करेंगे, उसको जांच कर लेंगे, तो इसमें समय लगेगा नहीं, ये डिसएडवांटेज नहीं है। आपका ए और बी क्या है, डिसएडवांटेज है। तो जो 22 नंबर का क्वेश्चन है उसका ऑप्शन 1 आपका सही है, ए और बी। अब आते हैं अपने 23 नंबर वाले क्वेश्चन पे। जो 23 नंबर का क्वेश्चन ये कह रहा है,
अब ध्यान दो, नीचे दिए गए कथन है, दो कथन दिए गए हैं। तो साहित्य की समीक्षा से शोधकर्ता को अपने निष्कर्षों की व्याख्या करने में मदद मिलती है। अब इस चीज़ को समझो आप, मतलब एक टॉपिक सेलेक्ट कर लो, उसके बाद क्या करते हो, साहित्य की समीक्षा करते हो ना। जो आपका रिसर्च का स्टेप होता है, तो पहले आप समस्या का चयन कर लिए, दूसरा जो स्टेप होता है साहित्य की समीक्षा करना। जो आपका जो समस्या उससे रिलेटेड आप अपने क्या करो, जितना भी बुक, न्यूज़पेपर, आर्टिकल जितना भी आप पढ़ रहे हो वो क्या है, आपके टॉपिक से रिलेट कर रहा है। तो क्या मदद करेगी आपके शोधकर्ता में निष्कर्षों की व्याख्या करने में? यस, वो मदद करती है। ठीक, इसको समझो कैसे, क्योंकि जो पहले कथन को पढ़ने से शोधकर्ता को यह समझ आ जाता है कि उसके शोध परिणामों का क्या मतलब है और वह पहले के शोध से कैसे जुड़ा है। ठीक, अब जो दूसरा ऑप्शन जो दिया है, साहित्य की समीक्षा आपके शोध क्षेत्र के विभिन्न सैद्धांतिक और पद्धतिगत दृष्टिकोणों को सीखने में कोई मदद नहीं करती। ये ध्यान रखो, जब आप साहित्य की समीक्षा करते हो तो आपको कुछ सीखते नहीं, उससे जरूर सीखते हो। यहाँ पे जो नहीं आपका दिया है मदद करती है, ये आपका ऑप्शन नंबर सेकंड गलत हो जाएगा, लेकिन जो पहला ऑप्शन है आपका सही हो जाएगा। तो ध्यान रखो, स्टेटमेंट फर्स्ट इज ट्रू लेकिन स्टेटमेंट सेकंड इज फॉल्स है। ऑप्शन नंबर आपका थर्ड आपका क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर पे। 24 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, सामग्री विश्लेषण दस्तावेजों और पाठों के विश्लेषण का एक दृष्टिकोण है जो गुणात्मक रूप से उनका विश्लेषण करना चाहता है। यहाँ पे चाहता लिखा है लेकिन ये चाहता है। ठीक, तो जो गुणात्मक रूप से उनका विश्लेषण करना चाहता है तो ये क्या होगा। अब ध्यान रखो, पहले कंटेंट एनालिसिस समझो। जब आप न्यूज़पेपर, आर्टिकल को एनालिसिस करते हो तो उसमें क्या होता है, कोई वर्ड कितनी बार यूज हो रहा है, ये आपका क्या होगा, क्वांटिटी हो गया। अब आप उस जो शब्द लिखा उसके पीछे का जब भाव देते हो तो क्या होगा, क्वालिटेटिव हो गया। मतलब कंटेंट एनालिसिस में आपका क्या होता है, दोनों चीज़ें आती हैं, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटी दोनों होती हैं। तो इसलिए यहाँ पे सिर्फ जो गुणात्मक लिखा है ये आपका स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। पहला स्टेटमेंट आपका क्या हुआ, गलत हो गया। जो दूसरा स्टेटमेंट होता है, कंटेंट एनालिसिस एक बहुत ही पारदर्शी शोध पद्धति है। जो कंटेंट एनालिसिस आपका वो क्या है, ट्रांसपेरेंट क्या रिसर्च है। तो ये बात सही है। ठीक, पहला स्टेटमेंट आपका गलत है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज फॉल्स, सेकंड स्टेटमेंट इज ट्रू। तो ऑप्शन नंबर आपका 4 24 का सही है। अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन 25 पे बढ़ते हैं। अब ध्यान रखो 25 क्या कहता है। 25 में ये कह रहा है, 25 नंबर वाले क्वेश्चन में, सामग्री विश्लेषण करने की प्रक्रिया में जब आप कंटेंट एनालिसिस करते हो तो वहाँ पे कोडिंग एक महत्वपूर्ण चरण है। ध्यान रखना, कोडिंग किसे कहते हैं ये समझते हो आप लोग। देखो कोडिंग क्या होता है कि जब मान लो कोई एक टॉपिक, एक लाइन पढ़ लिया आप, एक वाक्य पढ़ लिए, ठीक, अब उस वाक्य में कौन सा एक ऐसा वर्ड है जिससे आप समझ जा रहे हो, ये चीज़ लिखने के बाद वो वाक्य आपको पूरा समझ आ जाएगा। मान लीजिए आपके शहर के बारे में पूछ रहे हैं कि क्या मतलब नुकसान, मतलब क्या मतलब वो है, क्या गंदगी है या नुकसान है। तो आप एक मिनट, जैसे हम ये कह रहे थे कि जैसे क्वेश्चन आपका ये है कि आप अपने शहर के बारे में बताओ, तो आप कई लोग एक ही लोग आप मान लीजिए आंसर दे रहा है कि जैसे आप बोल रहे हो कि मेरा शहर बहुत अच्छा है, तो जो बहुत अच्छा है उसको कोड कर लिए, एक कैटेगरी बना दिए। ठीक, आप फिर दूसरा आप आंसर दे रहे हो यहाँ पे बहुत ज़्यादा मतलब ये वातावरण भी बहुत अच्छा है, या फिर अपने शहर के बारे में कुछ ऐसा लाइन बोल रहे हो उसमें क्या हो रहा है, कोड आप बता दे रहे हो। जैसे उस कोड को हम क्या कर रहे हैं, लिख ले रहे हैं, तो उसी कोड के आधार पर हम पूरा वाक्य समझ जा रहे हैं। ठीक, उसी को कोडिंग कहते हैं। अब एक कोडिंग शेड्यूल में वे सभी आयाम शामिल होते हैं जो कोडिंग प्रक्रिया में नियोजित होंगे और कोडर के लिए मार्गदर्शन के संकेत होंगे। अब ध्यान रखो, जो कोडिंग शेड्यूल होता है उसमें सिर्फ क्या होता है, लिस्ट होता है, रिकॉर्डिंग टेबल होता है, जैसे आप कोड जो चीज़ कर दिए। लेकिन यहाँ पे कोडिंग शेड्यूल बोला है। अब यहाँ पे जो आप मार्गदर्शन का जो कार्य करता है वो कोडिंग क्या करता है, वो आपका कोडिंग शेड्यूल नहीं करके कोडिंग मैनुअल करता है। ये जो मार्गदर्शन करता है वो कोडिंग मैनुअल करता है, कोडिंग मैनुअल ये आपका क्या करता है, यहाँ पे मैनुअल रहता है तो आपका ये क्या हो जाता है, सही हो जाता है। लेकिन कोडिंग शेड्यूल वो सिर्फ सूची बना रहा है, शेड्यूल बना रहा है। ठीक, तो सूची जो आप जो आंसर दी हो उसका एक सिर्फ सूची बना दे रहा है, तो वो क्या करता है, वो मार्गदर्शन नहीं करता, वो सिर्फ एक लिस्ट बना देता है। ठीक ना, तो आपका जो पहला स्टेटमेंट है सही है, जो दूसरा स्टेटमेंट है आपका गलत है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज ट्रू लेकिन सेकेंड स्टेटमेंट इज फॉल्स। ठीक ना, तो ये ध्यान रखना। अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन 26 नंबर पे।
26 नंबर पे क्वेश्चन क्या कह रहा है? 26 नंबर, सेंट्रल टेंडेंसी या केंद्रीय प्रवृत्ति के मापों को पहचानें। अब कौन कौन से माप हैं? तो मीन, मीडियन, मोड होते हैं। माध्यिका, मीडियन को माध्यिका कहते हैं, माध्यिका। रेंज नहीं होता है, मोड होता है, मोड को क्या कहते हैं? बहुलक, बहुलक। अब क्या होता है? मीन होता है, अर्थमेटिक मीन या माध्य, ठीक ना। तो अंकगणितीय माध्य भी क्या होता है आपका? वो आपका सेंट्रल टेंडेंसी, मतलब केंद्रीय प्रवृत्ति के 3 टाइप होते हैं, मीन, मीडियन, मोड। सेंट्रल टेंडेंसी, सेंट्रल टेंडेंसी या केंद्रीय प्रवृत्ति जो कितने रूप में होते हैं, कितने प्रकार के? तो 3, मीन, मीडियन, मीडियन, मोड। ये चीज़ ध्यान रखना आपने। तो मीन, मीडियन, मोड। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 27 नंबर, अब ध्यान रखो यहाँ पे जो 27 नंबर पे क्वेश्चन क्या कह रहा है? जब शोधकर्ता ऐसे डिजाइनों का उपयोग करते हैं जिसमें कई समूह, ध्यान रखना इसमें आपका क्या पूछा है? कई समूह। ये जो कई समूह पूछा है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यही कीवर्ड है उसका। कई समूह की आवश्यकता होती है जब शोधकर्ता ऐसे डिजाइनों का उपयोग करती है जिनमें कई समूह की आवश्यकता होती है, तो उनमें सबसे अधिक नियोजित, ये अधिक है, नियोजित परीक्षण होता है। तो ध्यान रखो वो आपका टेस्ट का नाम है एफ टेस्ट। एफ टेस्ट समझना है। एफ टेस्ट को और क्या कहते हैं? अनोवा कहते हैं, अनोवा। अनोवा को क्या कहते हैं? फुल फॉर्म। कभी कभी क्या करता है, अनोवा को क्या करता है? फुल फॉर्म पूछ लेता है। तो जिसका फुल फॉर्म है अनोवा, एनालिसिस ऑफ, एन का मतलब हो जाता है एनालिसिस। एन का मतलब क्या हो गया? एनालिसिस। ओ का मतलब आपका ऑफ, वी का मतलब वेरिएंस है, वेरिएंस। एनालिसिस ऑफ वेरिएंस क्या होता है? एफ टेस्ट का फुल फॉर्म होता है। एफ टेस्ट को किस नाम से जानते हैं? अनोवा के नाम से। अनोवा का फुल फॉर्म क्या होता है? एनालिसिस ऑफ वेरिएंस कहते हैं, जिसमें कई समूह को प्रयोग किया जाता है, 3 या 3 से अधिक समूह। टी टेस्ट में कितने? टी टेस्ट में ध्यान रखो यहाँ टी टेस्ट। तो टी टेस्ट क्या करता है? 2 समूह का सिर्फ प्रयोग करता है, सिर्फ 2 समूह का, 2 समूह, ठीक। जेड टेस्ट में क्या होता है? जब जेड टेस्ट में आपका नंबर 30, जब जो आपका सैंपल है वो 30 से बड़ा हो, 30 से बड़ा हो, या इसको ऐसे लिख सकते हैं, जो आपका सैंपल साइज है, ध्यान रखो यहाँ जेड टेस्ट क्या होता है? जब आपका सैंपल साइज 30 से बड़ा हो, सैंपल साइज यहाँ पे क्या होगा? 30 से बड़ा हो, कुछ ऐसे डिनोट कर देते हैं इसको। तो जो आपका सैंपल साइज है यहाँ पे एन, वो आपका सैंपल। इस सारे ऑप्शन को आप नीचे समझो यहाँ पे। जेड टेस्ट, जेड टेस्ट क्या होता है? जब आपका सैंपल साइज जो एन है आपका बड़ा हो, कितने से? 30 से। ये पहला ऑप्शन। आपका जो दूसरा ऑप्शन है टी टेस्ट। टी टेस्ट क्या होता है? जिसमें 2 समूहों की तुलना की जाती है, 2 समूहों या वर्गों की तुलना की जाती है, की तुलना, ठीक। अब आपका जो तीसरा जो है ऑप्शन आपका पेयर टी टेस्ट है, पेयर, पेयर टी टेस्ट। अब ध्यान रखो यहाँ पे क्या होता है? एक ही ग्रुप को 2 बार मापा जाता है। क्यों? क्या क्या किया जाता है? पेयर टी टेस्ट। यहाँ पे टी टेस्ट 2 होता है। अब ध्यान रखो पेयर हो गया तो एक ही ग्रुप को, एक ही ग्रुप को 2 बार मापा गया हो, 2 बार मापा गया हो, मापा गया हो। अब ध्यान रखो एफ टेस्ट क्या होता है? एफ टेस्ट, जो एफ टेस्ट आपका होता है या इसी को क्या कहते हैं? अनोवा, अनोवा। अब ध्यान रखो इसको क्या कहते हैं? जो अनोवा होता है या एफ टेस्ट होता है वो कई समूहों की तुलना के लिए किया जाता है, 3 या 3 से अधिक, 3 से अधिक समूहों की तुलना के लिए प्रयोग किया जाता है, 3 से अधिक समूहों की तुलना करने के लिए प्रयोग किया जाता है, करने के लिए प्रयोग किया जाता है, किया जाता है। अब आपको सारा ऑप्शन यहाँ पे क्या किया गया है? समझा देगा। अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 28 क्वेश्चन। अब ध्यान रखो 28 क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है आपका? यहाँ पे आपको सीक्वेंस लगा। यहाँ पे क्या पूछा गया? एपीए स्टाइल या एपीए शैली में
लिखे गए एक शोध लेख का संदर्भ अनुभाग किसी संदर्भ से संबंधित जानकारी को सही क्रम में व्यवस्थित करें। अब इस सही क्रम को कैसे पहचानें? तो एपीआई स्टाइल जब आपको पढ़ाएंगे ये आपको तब बताएंगे, लेकिन आप यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व करो, ठीक ना। यहाँ पे ध्यान दो क्या क्या पहले आता है सीक्वेंस में। पहले हम एपीए को समझते हैं। एपीए क्या होता है? एपीए क्या होता है? अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन। अब ध्यान रखो इसमें जो पहला इसमें आता है एपीए स्टाइल में, तो क्या होता है इसमें? नेम ऑफ द आर्थर। नेम, यहाँ पे नेम ना करें। सबसे पहले हम इसको नेम को, क्योंकि हम दो भाग में डिवाइड करेंगे तब आप समझ नहीं पाएंगे, तो सबसे पहला जो आता है लास्ट नेम ऑफ द आर्थर। लास्ट नेम ऑफ द आर्थर, जैसे आपका नाम, कोई नाम ले लीजिए अंकित सिंह, ठीक, तो अंकित सिंह का जो लास्ट नेम है सिंह, उसको सरनेम को पहले लिखेंगे, ठीक ना। लास्ट नेम ऑफ आर्थर, लास्ट नेम ऑफ आर्थर, इसको याद कर लीजिएगा। फिर दूसरा जो सीक्वेंस है इनिशियल, जो शुरुआती वाला उसका, जो अंकित बोले हैं अंकित सिंह, तो सिंह आपका क्या होगा? सरनेम या लास्ट नेम। अब इनिशियल नेम क्या होगा? शुरुआती नेम अंकित, तो सिंह अंकित करेंगे यहाँ पे। इनिशियल नेम ऑफ आर्थर, ठीक, ये चीज़ समझ आ गया। यहाँ पे मान लीजिए एक एग्जांपल देते थे, यहाँ पे सिंह लिख रहे हैं, इसी को सरनेम बोल देते हैं, यहीं पे सरनेम। यहाँ पे अब एग्जांपल समझिएगा कि यहाँ पे सिंह लिख दिए, जबकि उसका नाम क्या है? अंकित सिंह। यहाँ पे लास्ट नेम, तो यहाँ पे अंकित, तो शुरुआती नाम। अब ध्यान रखो आप लोग, इसके बाद क्या आता है? पब्लिकेशन ईयर आता है। पब्लिकेशन ईयर, आप कौन से पब्लिकेशन ईयर मतलब सन, ठीक। अब जो चौथा पॉइंट आपका है वो टाइटल ऑफ रिसर्च आर्टिकल। टाइटल ऑफ रिसर्च आर्टिकल, ये चीज़ समझते जाना। अभी इसको हम आपको याद भी करा देंगे, ठीक। उसका जो पांचवा स्टेप है आपका, जो पांचवा नंबर है वो जनरल होता है। जो पांचवा आपका नंबर है टाइटल ऑफ द जनरल, टाइटल ऑफ द जनरल। अब ध्यान रखो जो छठवें नंबर है, अब ध्यान रखो वॉल्यूम नंबर ऑफ द जनरल, वॉल्यूम नंबर ऑफ द जनरल, वॉल्यूम नंबर ऑफ द जनरल। अब ध्यान रखो इसके बाद कौन सा सीक्वेंस आता है? जो सातवें नंबर पे आता है आपका पेज नंबर। अब जो आठवें नंबर पे आता है DOI, क्या करता है एग्जाम में कि DOI का आपका क्या करता है? फुल फॉर्म पूछ लेता है, तो आपका फुल फॉर्म होगा डिजिटल ऑब्जेक्ट आइडेंटिफायर। तो ध्यान रखना ये आपका क्या है? अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन का जो आपका एपीए स्टाइल है उसका सीक्वेंस है, तो अब ध्यान रखते हैं यहाँ पे। अब इसको याद कैसे करेंगे? ये आपका क्या आ गया? ऑर्थर हो गया, ऑर्थर नेम, तो इसको क्या बोल देंगे? सिर्फ ए, ठीक। अब पी, इसका यहाँ से पी निकालेंगे, पी फॉर पब्लिकेशन ईयर, AP। फिर आर्टिकल, ए का मतलब क्या होगा? APA। आपको APA से ही क्या करना है? APA से ही आपको APA का जो स्टाइल है उसको भी याद कर लेना, APA। अब इस ए का क्या मतलब है? ऑर्थर में आप जो नाम लिखोगे उसका लास्ट नेम पहले, उसका सर नेम उसको पहले करेंगे, जो इनिशियल नेम होता है अंकित वो दूसरे नंबर पे रखेंगे। तो आपका ए से यहीं पे क्लियर होगा। पी से पब्लिकेशन ईयर, फिर जो आर्टिकल है ए से आर्टिकल, रिसर्च आर्टिकल, उसको लिखेंगे। अब उसके बाद क्या करेंगे? जनरल, ये जे हो गया, AP, उसके बाद जे, फिर पेज नंबर JP, और फिर D, JPD, ठीक ना। ये चीज़ आपका सीक्वेंस से रहना चाहिए। अब इसका ऑप्शन देखते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब ध्यान रखो जो 28 नंबर क्वेश्चन पे पूछ रहा है APA स्टाइल को अरेंज करो,
तो टाइटल नेम ऑफ द ऑथर यहाँ पे दिया है, नेम ऑफ द ऑथर, क्योंकि ऑथर में अब ऑथर यहाँ पे दे दिया। अगर यहाँ पे पूछता है लास्ट नेम ऑफ द ऑथर, ऑप्शन में देता और इनिशियल नेम, तो पहले लास्ट नेम को रखते हैं। यहाँ पे सिर्फ ऑथर दे दिया तो ऑथर को सबसे पहले रखेंगे। ठीक, तो आपका सी वाला ऑप्शन देखो किस में है, तो दूसरे और चौथे वाले ऑप्शन में है। ठीक, अब उसके बाद क्या देखना है आपको, पी दे। अब आपको जो पी देखना है APA, आपको ट्रिक क्या होता है APA, पी से क्या होगा आपका पब्लिकेशन ईयर। अब ध्यान रखो APA, ए से आपको क्या समझाते ऑर्थर, पी से आपको पब्लिकेशन, ए से आपका आर्टिकल। उसके बाद आप क्या करो, इससे आपका ऑप्शन क्लियर हो जाएगा। लेकिन ध्यान रखो ए से आपका आर्टिकल हो गया तो C, फिर B, फिर D, तो CBD आपका ऑप्शन नंबर 4 आपका सही है। ठीक, उसका पेज नंबर क्या होता है लास्ट में आता है। ठीक ना, यहाँ पे देखिए पेज नंबर लास्ट में, उसके सबसे लास्ट में आपका क्या आता है DOI आता है, डिजिटल ऑब्जेक्ट आइडेंटिफायर। ठीक ना, अब आपके आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सा क्वेश्चन है ये 28। अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन 29 नंबर पे। जो 29 नंबर का क्वेश्चन है, 29 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, यहाँ पे ध्यान रखिए, कंसीडर क्या करिएगा, नॉट करिएगा, यहाँ पे नहीं। ये चीज़ आप जब भी पेपर में बैठिएगा, एग्जाम हॉल में बैठिएगा, तो आप करिएगा क्या कि वहाँ पे जब भी स्टेटमेंट क्वेश्चन पढ़िएगा वहाँ पे नहीं और यस का क्वेश्चन जरूर पढ़ लीजिएगा। ठीक ना, अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन 29 नंबर पे। निम्नलिखित में से कौन सा सर्वेक्षण अनुसंधान में ओपन एंडेड प्रश्नों का लाभ नहीं है। क्या पूछ रहा है, ओपन एंडेड प्रश्नों का लाभ नहीं है। ठीक, तो वे उन क्षेत्रों को समझाने के लिए उपयोगी हो जिसमें शोधकर्ता के पास सीमित ज्ञान है। तो ओपन एंडेड में आप क्या करते हो, खुल के बात करते हो। ओपन मतलब खुल के बात करना। ठीक ना, तो आप क्या करो, शोधकर्ता के पास अगर सीमित ज्ञान है तो आप उससे क्या कर सकते हो, खुल के बात कर सकते हो। तो उसमें क्या करते हो, आप उस क्षेत्र को समझाते हो। जब प्रतिभागी मान लीजिए बताता है किसी शोधकर्ता को, तो होता क्या है आपका कि वहाँ पे जब शोधकर्ता के पास सीमित ज्ञान है उस क्षेत्र का, तो प्रतिभागी क्या करता है, उसको बताता है। तो ये भी क्या है, एक फायदा है। यहाँ पे क्या पूछा, लाभ नहीं है, तो ये ऑप्शन आपका क्या होगा, नहीं होगा। उत्तरदाता अपनी शर्तों से उत्तर दे सकते हैं, ये भी क्या है आपका सही, मतलब गलत है, क्योंकि यहाँ पे लाभ है ये। ठीक, वे असामान्य प्रतिक्रिया प्राप्त करने की अनुमति देते हैं, ये भी बात क्या है, लाभ है। लेकिन साक्षात्कारकर्ता और उत्तरदाता को उन्हें पूरा करना आसान होता नहीं। ध्यान रखिएगा, इन्हें पूरा करना आसान नहीं होता है। क्यों, क्योंकि इतना ज़्यादा बात आप खुल के बोलने लगेंगे कि पूरा करना ये आसानी नहीं, क्योंकि सब्जेक्टिव ये चीज़ें हैं। जब सब्जेक्टिव चीज़ें होती हैं तो इन्हें पूरा करना कभी ये जनरलाइज कर ही नहीं पाएंगे जल्दी से। तो क्या होता है, आसान नहीं होता, ये कठिन होता है। यहाँ पे ये कठिन होता है, लेकिन यही ऑप्शन आपका क्या होगा, गलत हो जाएगा, ये कठिन होता है। तो ये आपका ऑप्शन डिसएडवांटेज है। ठीक ना, तो आपका यहाँ पे क्या पूछा, ओपन एंडेड क्वेश्चन के कौन से डिसएडवांटेज है, एडवांटेज नहीं है, या एडवांटेज यहाँ पे बोला या डिसएडवांटेज बोला। ठीक ना, तो आपका ऑप्शन 4 आपका करेक्ट हो जाएगा। अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर पे। जो 30 नंबर वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है इसमें, यहाँ पे जो क्वेश्चन है असर्शन या दावा ये आपका क्या कह रहा है, इंटरनेट पर किए गए सर्वेक्षणों में 1990 के उत्तरार्ध से भारी वृद्धि दर्ज की गई है। तो ये बात ध्यान रखना। अब समझो इस स्टेटमेंट में क्या कह रहा है कि जैसे जैसे इंटरनेट का प्रसार हुआ है या ठीक आया है, ठीक ना, बढ़ा है, तो ऑनलाइन सर्वे क्या हो गया, एक आम तरीका बन गया। जैसे ऑनलाइन सर्वे आजकल आज के समय में ऑनलाइन सर्वे, कोई भी PhD करता है थीसिस आपका, तो ऑनलाइन सर्वे आपको गूगल फॉर्म दे दिया जाता है, तो उससे क्या हो जाता है, सर्वे हो जाता है उनका। तो ये कम खर्चीला है, कम समय लगेगा, कम मेहनत लगेगी और तेज होता है और व्यापक तरीके से होता है। बहुत दूर दूर तक आप क्या कर सकते हैं, ऑनलाइन सर्वे कर सकते हैं। तो इंटरनेट पर क्या किए गए सर्वेक्षणों 1990 के बाद से भारी वृद्धि दर्ज की गई, ये बात सही है। ठीक, दावा ये आपका सही है। लेकिन ध्यान रखो कारण इसमें जो R दिया है, रीजन R या कारण R, इंटरनेट उपयोगकर्ता हमेशा जनसंख्या का एक निष्पक्ष नमूना होते हैं, नहीं। ध्यान रखिएगा क्या होता है, यहाँ पे बायसनेस आ जाती है। और प्लस क्या होता है, आप मान लीजिए आप PhD कर रहे हैं, आपका किस स्टूडेंट के पास आपका वो क्या किया सर्वे किए हैं, किस आपके क्या उद्देश्य है आपका, उस टाइप के आप प्रतिभागी पाए हैं या नहीं, ये क्या होता है, ये निष्पक्ष नहीं होता है। तो ध्यान रखिए ये आपका R जो होता है गलत हो जाएगा। तो A इज ट्रू, R इज फॉल्स। ठीक, अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन 31 पे। अब 31 क्वेश्चन नंबर पे क्या कह रहा है, अब ध्यान रखो, निम्नलिखित प्रकार को नमूनाकरण तकनीकों में से किसे निर्णयात्मक नमूनाकरण के रूप में जाना जाता है। ठीक, जजमेंटल सैंपलिंग किस और नाम से जाना जाता है, जजमेंटल सैंपलिंग को किस और नाम से, दूसरा नाम क्या है उसका, तो उसको क्या कहते हैं, पर्पोसी या सुउद्देश्य नमूना चयन, पर्पोसी सैंपलिंग। ठीक ना, ये ध्यान रखना। जो सैंपलिंग का टॉपिक है उसमें पढ़ाया जाएगा कोटा, कन्वीनियंस और क्लस्टर क्या होते हैं।
तो यहाँ पे सिर्फ आप जजमेंटल सैंपलिंग को किस और नाम से जानते हैं? जजमेंटल सैंपलिंग को किस और नाम से जानते हैं? को किस और नाम से? तो पर्पोसी या पर्पोसी सैंपलिंग के नाम से जानते हैं। अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन 32 नंबर पे। जो 32 नंबर का क्वेश्चन है, ध्यान रखना, 32 नंबर का जो क्वेश्चन है आपका क्या पूछ रहा है? समय श्रृंखला डेटा में बदलाव को सबसे अच्छे तरीके से कौन दर्शाता है? अब ध्यान रखो, जो वो क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, टाइम सीरीज पूछ रहा है। और टाइम सीरीज किस में दर्शाया जाता है? टाइम लाइन। यहाँ पे एक ट्रिक है, टाइम इसको किस में दर्शाया जाता है? टाइम लाइन में। ठीक, अब ये ध्यान रखना, पाई जो चार्ट होता है वो परसेंटेज में दर्शाया जाता है। अभी कल के क्लास में इसको सारा डिटेल किए हैं, परसेंटेज। ठीक, जो स्कैटर प्लॉट है वो दो वेरिएबल के बीच संबंध को बताता है। एक निगेटिव होता है, एक पॉजिटिव होता है, एक क्या होता है? तटस्थ होता है, जिसमें कोई संबंध ही नहीं होता है। ठीक ना, नॉन कोरिलेशन। अब ध्यान रखो, बार चार्ट आपका क्या करता है? वो आपको यहाँ पे बार चार्ट क्या करता है? अलग अलग श्रेणियों की तुलना के लिए किया जाता है। ठीक, अब ध्यान रखो, अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन जो होता है, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा? ये 32। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 33। ठीक, अब ध्यान रखो, 33 नंबर क्वेश्चन पे क्या पूछा जा रहा है? यहाँ पे क्या पूछा? यह प्रश्न कि क्या किसी अवधारणा के लिए निकाला गया माप वास्तव में उस अवधारणा को प्रतिबिंबित करता है? आप जिस चीज़ को मेजर करना चाहते हो, क्या आप उसी चीज़ को मेजर कर रहे हो? तो इसको क्या कहते हैं? मेजरमेंट वैलिडिटी। ठीक, आपको इकोलॉजिकल वैलिडिटी क्या होता था? रियल लाइफ सिचुएशन पे अप्लाई होता था, रियल लाइफ सिचुएशन। ठीक, अब ध्यान से समझो, इंटरनल वैलिडिटी क्या था? इंटरनल वैलिडिटी आपका क्या था? कॉज इफेक्ट था, कॉज इफेक्ट। जो एक्सटर्नल वैलिडिटी था, आप कोई रिसर्च कर चुके हो, अब वो चीज़ें दूसरे लोगों पे अप्लाई करोगे, वही क्या होता है? एक्सटर्नल वैलिडिटी। इसको बियॉन्ड कहते हैं। ठीक, ध्यान रखना, इसका कीवर्ड बियॉन्ड होता है, इसका कॉज इफेक्ट होता है, ये रियल लाइफ सिचुएशन होता है, वास्तविक जीवन। ठीक ना, तो जो 33 का ऑप्शन है वो मेजरमेंट वैलिडिटी कहलाती है। ठीक, अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन 34 नंबर पे। 34 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है? सर्वेक्षण अनुसंधान में ओपन एंडेड प्रश्नों की क्या होता है? लाभों की पहचान करो। अब खुल के जब बात करेंगे उसके लाभ क्या क्या होंगे। उत्तरदाता अपनी शर्तों से उत्तर दे सकते हैं, ये बात आपका क्या है? सही है, ये लाभ है। मतलब अपनी शर्तों से उत्तरदाता जो होता है, प्रतिभागी जो होता है, अपनी जितना मन उतना बोले, कहने का सेंस आप समझो एक सिंपल लैंग्वेज में। ठीक, जो दूसरा ऑप्शन आपका है, उन्हें साक्षात्कारकर्ता द्वारा शीघ्रता से प्रशासित किया जा सकता है। नहीं, शीघ्रता से किस में किया जाता है? क्लोज एंडेड में। लेकिन यहाँ पे ओपन एंडेड में शीघ्रता से नहीं होता है। ठीक, वे असामान्य प्रतिक्रिया प्राप्त करने की अनुमति देते हैं, क्योंकि जो प्रतिभागी होता है वो असामान्य अनयूजुअल रिस्पॉन्स भी दे सकता है, क्योंकि उसको जितना मन उतना बोलना है। तो ए और सी आपका क्या होगा? लाभ है। तो ऑप्शन नंबर आपका 3 सही हो जाएगा। अब ध्यान रखो, जो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है 35 नंबर। जो 35 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है? यहाँ पे कह रहा है किस प्रकार के चर का वास्तविक जीरो शून्य बिंदु होगा। अब इसको कल ही पढ़ा थे कि वो ट्रू जीरो किस में होता है? तो आपका रेशियो में होता है। ठीक, एक बार और यहाँ पे डिफाइन कर देते हैं, नॉमिनल, ऑर्डिनल, अब इंटरवल और रेशियो। अब ध्यान रखो, इसको एन बोलते हैं, इसको ओ बोलते हैं, इसको आई बोलते हैं, या आर बोलते हैं। ध्यान रखो, NOIR। ठीक ना, इसका शॉर्ट ट्रिक है। नॉमिनल में क्या होता है? क्लासिफिकेशन होता है, सिर्फ क्लासिफाई कर सकते हैं, इसमें ऑर्डर रह सकते हैं। क्लासिफिकेशन, यहाँ क्लासिफिकेशन के साथ क्या होता है? ऑर्डर होता है। ठीक, यहाँ पे क्या होता है? इंटरवल में क्लासिफिकेशन प्लस ऑर्डर प्लस क्या होता है? डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस। ये डिस्टेंस कैसा होता है? मीनिंगलेस होता है। यहाँ पे आपको उतना पता नहीं चलेगा, मीनिंगलेस। ठीक, अब ध्यान रखो, जो रेशियो होता है आपका क्लासिफिकेशन प्लस ऑर्डर प्लस डिस्टेंस, ये मीनिंगफुल होगा। यहाँ पे डिस्टेंस आपका मीनिंगफुल होगा, मीनिंगफुल। अब ध्यान रखो, जो इसमें होगा, जो जीरो होगा वो ट्रू जीरो होगा। यहाँ पे मनमाना नहीं होगा, ट्रू जीरो। तो इसलिए ट्रू जीरो जब भी पूछे किस में आता है? तो रेशियो में आता है। ठीक ना, अब ध्यान रखो, अपने नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 क्या कह रहा है? साइंटिफिक रिसर्च क्या होता है? ठीक ना, तो वैज्ञानिक अनुसंधान।
तो डेटा ड्राइवन होना चाहिए, डेटा ड्राइवन या डेटा संचालित होना चाहिए, रेप्लिकेबल होना चाहिए। रेप्लिकेबल मतलब दोहराव होना चाहिए। आप कोई रिसर्च कर रहे हो, फिर कोई रिसर्च कर रहा है, तो दोहराव होना चाहिए रिजल्ट आने के लिए, ठीक ना। तो दोहराव भी होना चाहिए, सत्यापन योग्य होना चाहिए, ठीक। लेकिन व्यक्तिपरक क्या होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, सब्जेक्टिव नहीं होना चाहिए, क्योंकि सब्जेक्टिव होने के बाद क्या होता है, पक्षपात हो जाता है या बायस हो जाता है या कुंठा हो जाता है। तो सब्जेक्टिव नहीं होना चाहिए। यहाँ पे क्या होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव, क्योंकि हर जगह अप्लीकेबल करना है ना। सिर्फ एक व्यक्ति के बातों के भरोसा नहीं करेंगे। तो जब एक व्यक्ति के पर्सन के थॉट को करेंगे अपना, तो क्या होता है, सब्जेक्टिव होता है। पर्सन टू पर्सन ये वैरी करता है, मतलब पर्सन टू पर्सन ये बदलता रहता है। वैरी मतलब बदलना, ठीक ना, चलता रहता है, ठीक। तो व्यक्तिपरक आपका क्या होगा, नहीं होगा। लेकिन साइंटिफिक रिसर्च क्या होता है, डेटा ड्राइवन होता है, रेप्लिकेबल होता है, वेरिफिकेबल होता है, ठीक। तो आपका ऑप्शन ए बी सी, ऑप्शन नंबर 1 आपका सही हो जाएगा। अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन 37 नंबर पे। 37 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, अब ध्यान रखो आपका जो यहाँ पे कह रहा है कथन 1, कथन 1 आपका क्या कह रहा है, ऑनलाइन सर्वेक्षण बहुत ही उपयोगी होते हैं। ये बात सही है, क्योंकि इंटरनेट उपयोगकर्ता हमेशा जनसंख्या का एक निष्पक्ष नमूना, यहाँ पे निष्पक्ष नहीं होता है, क्योंकि आप प्रतिभागी कोई भी सेलेक्ट कर लेंगे ऑनलाइन में, तो इसलिए यह निष्पक्ष नहीं होगा, यहाँ पे पक्षपात होगा। तो पहला ऑप्शन आपका गलत होगा। उपयोगी तो है ऑनलाइन सर्वेक्षण, लेकिन यहाँ पे निष्पक्ष नमूना जो बोल दिया कीवर्ड, वो नहीं होता है, ठीक। अब आपने अपने नेक्स्ट जो कथन है उस पर देखते हैं। इसको क्या कहते हैं, सुविधाजनक नमूना, या इंग्लिश में क्या है, कन्वीनियंस सैम्पलिंग। अब कन्वीनियंस को किस नाम से जानते हैं, हफाजत या एक्सीडेंटल सैम्पलिंग के नाम से, अभी ऊपर पढ़े हैं। कन्वीनियंस को किस और नाम से जानते हैं, हफाजत या एक्सीडेंटल, ठीक। जो अपनी पहुंच के आधार पे, कन्वीनियंस सैम्पलिंग क्या होती है, जो अपनी पहुंच के आधार पे क्या करता है, शोधकर्ता के लिए आसानी से उपलब्ध हो, जो नमूना शोधकर्ता के लिए आसानी से उपलब्ध हो, उसी को क्या कहते हैं, कन्वीनियंस सैम्पलिंग या सुविधाजनक। यहाँ नाम से स्पष्ट है, सुविधाजनक। जब शोधकर्ता के लिए वह नमूना उपलब्ध हो जो उसकी सुविधा का अनुसार हो, शोधकर्ता का जो सुविधा लगे वह नमूना लेता है, उसी को सुविधा अनुसार नमूना, ठीक, या सुविधाजनक नमूना कहते हैं। तो आपका ऑप्शन सेकंड सही है, पहला इनकरेक्ट। आपका जो 4 ऑप्शन है वो आपका क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन स्टेटमेंट 4 जो होता है, फर्स्ट स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट और बट सेकंड स्टेटमेंट इज करेक्ट है, ठीक। अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन 38 नंबर पे। अब ध्यान रखो 38 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, शून्य परिकल्पना को अस्वीकार करने का जोखिम जब इसकी पुष्टि की जानी चाहिए 0.001 पी स्तर। अब पी वैल्यू आपका क्या होना चाहिए, पी वैल्यू जब 1% पे पूछे तो जो 0.001 से कम होना चाहिए, तो ये आपका सही होता है। तो यहाँ पे क्या बोला, पी जो 0.01 है, पी स्तर की तुलना पी 0.05 पी स्तर पे अधिक है। तो यह क्या हो, 0.05 क्या है, 1 से क्या है 5 अधिक है ना, तो ये बात सही हो जाएगी। लेकिन ध्यान रखो यहाँ पे क्या उल्टा बोल दिया, टाइप 1 त्रुटि का होने का जोखिम 0.01 पी स्तर की तुलना में 0.05 की स्तर पे कम है। क्या ये 5 आपका कम है 1 से, नहीं, आपका स्टेटमेंट सेकंड आपका गलत हो जाएगा। ध्यान रखो जब भी 1% का क्या पूछता है, पी वैल्यू 1% पे, तो 0.01 से कम होना चाहिए। अगर 0.02 हो गया, ये आपका अधिक हो गया, तो ये बात सही है। यहाँ पे क्या पूछा, पहला स्टेटमेंट अधिक है, तो ये आपका सही हो जाएगा, क्योंकि 0.05 आपका बड़ा है 0.01 से, ठीक ना। 0.01 से क्या 0.05 छोटा है, नहीं, यहाँ पे कम है, तो इसलिए ऑप्शन सेकंड का इनकरेक्ट हो जाएगा। तो पहला ऑप्शन स्टेटमेंट फर्स्ट इज ट्रू बट स्टेटमेंट सेकंड इज फॉल्स, ठीक। अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन 39 नंबर पे। 39, अब ध्यान रखो 39 में क्या कर रहा है, द्विभाजित चर डाइकोटोमस वेरिएबल जिसमें 2 या अधिक श्रेणियां होती हैं। ध्यान रखा जब भी डाइकोटोमस, डाई मतलब होता है सिर्फ 2, ओनली 2, तो क्या होता है, डाइकोटोमस चर में 2 या अधिक श्रेणियां होंगी, नहीं, सिर्फ 2 होंगी। डाई मतलब होता है सिर्फ 2, डाई मतलब सिर्फ 2, सिर्फ 2। अब आप केमिस्ट्री का एक फॉर्मूला पढ़ोगे, कार्बन डाइऑक्साइड, तो उसमें जो ऑक्सीजन होता है डाई लगा रहता है, डाई मतलब सिर्फ 2, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ पे देखो ध्यान से 2 होता है, तो सिर्फ 2 होता है, ठीक ना। एक नॉमिनल वेरिएबल में कैन हैव मोर देन 2 कैटेगरी। नॉमिनल आपको क्या किया है, जस्ट ऊपर पढ़ा है। नॉमिनल में क्या होता है, क्लासिफिकेशन होता है, उसमें कितना भी कैटेगरी रखो, वो बात सही है, लेकिन डाइकोटोमस में सिर्फ 2 होंगे। यहाँ पे नॉमिनल में आपका क्या होगा, एक नाम मात्र चर में से 2 से अधिक श्रेणियां हो सकती हैं, ये बात सही है, लेकिन जो पहला कथन है आपका गलत हो जाएगा,
तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज फॉल्स बट सेकेंड स्टेटमेंट इज ट्रू। ठीक ना, ये ध्यान रखना। ऑप्शन आपका 4 सही है। अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन 40 नंबर पे। जो 40 नंबर का क्वेश्चन ये कह रहा है, जब प्रतिभागी किसी अध्ययन से बाहर हो जाते हैं, ठीक, कोई मान लो एक स्टडी चल रहा है, यहाँ पे स्टडी चल रहा है, ठीक, ये स्टडी इतना लंबा चलेगा। अब ध्यान रखो, जब कोई प्रतिभागी आपका क्या हो रहा है, यहाँ पे प्रतिभागी आपके हैं, प्रतिभागी अब बीच में से क्या किया, छोड़ के भाग गया, जिससे नौ नमूने की प्रकृति में परिवर्तन हो, तो इससे निम्नलिखित में से कौन सा खतरा उत्पन्न होगा, आंतरिक बाध्यता का कौन सा खतरा उत्पन्न होगा। यहाँ पे जो ट्रांसलेशन हुआ है आपका हिंदी में वो गलत हो गया है, मतलब मिस प्रिंट हो गया है। जब भी हम PDF में कन्वर्ट इसको कर रहे थे तो यहाँ वो लेटर इधर उधर हो गया है, ठीक, आप इसको समझ लीजिएगा, ठीक ना। आंतरिक बाध्यता का कौन सा खतरा ये पूछ रहा है। तो जब प्रतिभागी किसी अध्ययन से बाहर हो जाते हैं तो उसको क्या कहते हैं, एट्रिशन थ्रेट, ठीक ना। एट्रिशन थ्रेट में क्या होता है, या ये इंटरनल वैलिडिटी के क्या है, थ्रेट है, खतरा है। आंतरिक वैधता की एक खतरा के टाइप है, आंतरिक वैधता के खतरा के टाइप है, खतरा के प्रकार हैं ये। आप इसको रट लीजिएगा एकदम बिल्कुल, क्योंकि यहाँ से क्या होता है, क्वेश्चन डेफिनेशन के रूप में आते हैं, ठीक ना। तो ध्यान रखो। अब सिलेक्शन थ्रेट क्या होता है, आप क्या करो, आप अपने सैम्पलिंग को सिलेक्शन के टाइम ही खतरा, मतलब वो गलत यूज कर ले रहे हो, ठीक ना। अब हिस्ट्री क्या होता है, हिस्ट्री आपका क्या होता है, हिस्ट्री में ये होता है जब स्टडी के दौरान कोई बाहरी घटना हो जाती है, मान लो आप स्टडी कर रहे हो, शोध कर रहे हो, और उससे बाहरी घटना होगी, मान लो आप बाहरी घटना कोई होगी, तो क्या होगा, परिणामों को प्रभावित कर देगी। मान लीजिए जैसे स्टडी के दौरान कोई सामाजिक घटना हो जाती है, ठीक, अब उससे प्रतिभागियों के व्यवहार को बदल दे, वही क्या कहलाता है, हिस्ट्री थ्रेट कहलाता है। मान लीजिए इस टाइम क्या चल रहा है, प्रोटेस्ट चल रहा है SSC का, ठीक, अब इस चीज़ को समझो, वो सामाजिक घटना हो गई, ठीक ना। अब कोई रिसर्च इस टाइम कर रहा है स्टडी को लेके कि SSC में क्या होता है, कैसे होता है, ठीक। अब उससे जो बच्चा देखेगा SSC प्रोटेस्ट को, उससे क्या होगा, उसके परिणाम क्या होंगे, इफेक्ट पड़ जाएंगे, प्रभावित हो जाएंगे, तो जिससे क्या होगा, ये भी एक खतरा है, ठीक ना। अब हिस्ट्री थ्रेट आप जान गए, एट्रिशन क्या होता है वो भी जान गए, क्योंकि एट्रिशन में प्रतिभागी छोड़ के बाहर चला जाता है, सिलेक्शन आप सेलेक्ट नहीं कर पाते हो अपने सैम्पलिंग को। हिस्ट्री में क्या होता है, आप क्या होता है, कोई बाहरी घटना आपके परिणामों को प्रभावित कर देती है, वही क्या होता है, हिस्ट्री थ्रेट होता है, ठीक ना। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छे लगे और समझ आए क्लास में, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट जरूर करिएगा। धन्यवाद।